नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ETC एजुकेशन ग्रुप में। तो मित्रों, मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था टॉपिक को स्टार्ट किया था और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया है। तो मित्रों, आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा आज का टॉपिक है संसदीय शासन प्रणाली के गुण, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट। दोस्तों, अगर आप इस संसदीय शासन प्रणाली को जानना चाहते हैं तो पहला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप संसदीय शासन प्रणाली क्या है ये नहीं जानेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली के गुणों को जानने में समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिकली शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ से आई है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको विस्तार से बताई हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और संसदीय शासन प्रणाली के गुणों की तरफ आते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली के गुणों में पहला गुण है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग। दोस्तों, गुण का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ जो विशेष खूबियां होती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ जानी जाती है, वो गुण कहलाते हैं, मेरिट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ संसदीय शासन प्रणाली के गुण, ये संसदीय शासन प्रणाली की जान है एक प्रकार से, जिसके लिए विशेष रूप से ये प्रणाली जानी जाती है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब लेजिस्लेचर, विधायिका जिसे कहते हैं। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव। अगर आप इन बातों को भी नहीं जानते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका क्या है, तो हमारे शुरू के लेक्चर्स आप लोग देखिए। मैंने आप सभी उनमें पिछले लेक्चर्स में इन सभी बातों को बहुत ही डीपली और बहुत ही बेसिकली बताया है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग की भावना होती है, संसदीय शासन प्रणाली का पहला गुण है। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्यवस्थापिका में जैसे मैंने बताया कि विधायिका, और विधायिका के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए यूज किया जाता है भारत में संसद, पार्लियामेंट। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का भी चुनाव होता है और राज्यसभा का भी चुनाव होता है, लेकिन जनता के द्वारा जो चुना जाने वाला सदन है वो है लोकसभा। लोकसभा का जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो इस इलेक्शन में जिस पार्टी को 50% + 1 मतलब 50% से ज़्यादा सीटें जो पार्टी पाती है, वो पार्टी बनाती है सरकार, या उस पार्टी को मौका दिया जाता है सरकार बनाने का। सरकार का मतलब होता है सरकार का एक मुखिया, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की एक कोऑपरेटिव टीम होती है जिसको कहते हैं अपन मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मिनिस्टर काउंसिल। दोस्तों, PM और इस मंत्री परिषद को ही हम कहते हैं सरकार, और इन्हीं को हम कहते हैं कार्यपालिका। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग होता है। तो कैसे सहयोग होता है? आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा, जैसे भारत में वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। अब इस 543 सीटों में वर्तमान की जो पार्टी है सरकार में, सत्ता पक्ष में, BJP, जिसको हम, इसका एक गठबंधन है जिसको हम कहते हैं NDA, इसके पास वर्तमान में 300+ सीटें हैं। इसलिए इसको सरकार बनाने का मौका मिला और नरेंद्र मोदी बने हमारे प्रधानमंत्री। तो अब यहाँ पर मान लीजिए 300+ सीटें लोकसभा में किसकी हैं? BJP NDA की हैं, और जो शेष सीटें हैं, शेष सीटें जो हैं वो किसी अन्य पार्टी की होंगी। कांग्रेस भी है, BSP भी है, सपा भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अब यहाँ पर ये जो लोकसभा है, ये किसका पार्ट है? व्यवस्थापिका का पार्ट है, विधायिका का पार्ट है। अर्थात लोकसभा के जो मेंबर हैं उन्होंने ही, उनमें से ही कुछ मेंबर्स क्या बनाते हैं? कार्यपालिका। अर्थात कार्यपालिका का जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है? व्यवस्थापिका से। अर्थात
कार्यपालिका का जो बहुमत होता है वो कहाँ होता है? व्यवस्थापिका में। अर्थात व्यवस्थापिका में जिसका बहुमत होता है वही बनाती है क्या? कार्यपालिका। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका जो बन रही है वो कहाँ से बन रही है? व्यवस्थापिका से। अर्थात कार्यपालिका के जो मैक्सिमम मेंबर है वो कहाँ पर है? व्यवस्थापिका में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर व्यवस्थापिका में, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर किसके होते हैं? जिसकी कार्यपालिका होती है। तो मतलब जिसकी कार्यपालिका होती है उसके मेंबर कहाँ है? व्यवस्थापिका में। तो अब यहाँ के जो दोनों के मेंबर हैं वो दोनों के मेंबर क्या है? सेम है। मतलब बीजेपी के जो यहाँ पर जो कार्यपालिका में मान लीजिए 80 लोग हैं और ये 80 के 80 जो मेंबर होंगे जिसको हम मंत्रीगण कहते हैं, तो ये 80 मेंबर किसके मेंबर हैं? लोकसभा के मेंबर हैं। अर्थात किसके मेंबर हैं? व्यवस्थापिका के मेंबर हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कार्यपालिका जो काम कर रही है वो किसके अकॉर्डिंग कर रही है? व्यवस्थापिका के अकॉर्डिंग काम करेगी। और व्यवस्थापिका हमेशा कार्यपालिका का सपोर्ट जनरली करती है इस शासन प्रणाली में। सपोर्ट क्यों करती है? क्योंकि कार्यपालिका का जो बहुमत होता है, जो मेजॉरिटी होती है, उसकी कहाँ होती है? लोकसभा में होती है। तो इस प्रकार से हमेशा चूंकि कार्यपालिका की मेजॉरिटी व्यवस्थापिका में होती है, कार्यपालिका के मेंबर व्यवस्थापिका में भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इसलिए दोनों के मेंबर एक ही पार्टी के होते हैं। और जब मेंबर एक ही पार्टी के हैं, एक ही दल के हैं, इस वजह से वो मेंबर एक दूसरे का भरपूर तरीके से कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, जिससे कार्यपालिका को अपना काम करने में आसानी होती है, सहूलियत होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इस प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में किस प्रकार से सहयोग की भावना की प्रवृत्ति होती है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है योग्य, अनुभवी व लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। योग्य, अनुभवी व लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। अर्थात इस शासन प्रणाली में सरकार, मंत्रिमंडल या जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, विधायिका के या कार्यपालिका के जो मेंबर होते हैं, ये मेंबर्स विशेष रूप से किस प्रकार के होते हैं? योग्य, अनुभवी व लोकप्रिय। अर्थात इस प्रणाली में उन्हीं व्यक्तियों को सामान्यतः जनप्रतिनिधि के रूप में या मंत्री के रूप में उन्हीं को चुना जाता है जो कई वर्षों से जो योग्य हो। जो योग का मतलब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से भी होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा लिखा हो, राजनीति का अच्छा खासा वो जानकार हो, संविधान का जानकार हो। साथ ही योग्यता के साथ साथ यहाँ पर अनुभव और लोकप्रियता को भी बहुत महत्व दिया जाता है। इसी के आधार पर भारत की बात कर लें अगर, तो भारत में जितनी भी सरकारें अब तक बनी हैं या बनती आ रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, वहाँ उस सरकार में जो मेंबर्स चुन कर के आते हैं वो मेंबर अनुभव और लोकप्रियता के आधार पर अपना ज़्यादा प्रभाव रख पाते हैं। क्योंकि जनता भी जनरली उन्हीं को वोट देती है जिनको जनता जानती है। अब यहाँ पर बात करें अगर मेरी, और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं संविधान का अच्छा खासा जानकार हूँ, है ना, और मैं सडनली चुनाव लड़ दूँ और मेरी स्टेटस में केवल ये दिखाया जा रहा है कि विपिन गुप्ता संविधान के अच्छे खासे जानकार हैं, ये काफ़ी जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, और वहीं पर अगर मेरे अपोनेंट में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही जो उतना पढ़ा लिखा तो ना हो, लेकिन हाँ वो व्यक्ति जो है काफ़ी सालों से राजनीति में जुड़ा हुआ है, लोगों की नज़रों में है, और हम दोनों चुनाव लड़ते हैं, तो जनरली जनता किसको यहाँ पर वोट देती है? जनरली किसको जिताएगी? सामने वाले व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उसके पास योग्यता भले ही मेरे समान नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति राजनीति से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, उसको राजनीति का अनुभव है, ज्ञान है कि देश को कैसे चलाना है, इस देश की व्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, इसका अनुभव उसके पास ज़्यादा है। ठीक है, साथ में वो जनता का क्या है? लोकप्रिय है। और जो व्यक्ति जनता का ज़्यादा लोकप्रिय होता है, जनता
और लोग जनता और उस प्रतिनिधि के बीच में कोऑपरेशन, सामंजस्य की भावना ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सामंजस्य की भावना ज़्यादा बनी रहेगी, लोकप्रियता ज़्यादा बनी रहेगी, तो जनता को अपनी बात प्रतिनिधि के सामने रखने में और प्रतिनिधि को अपनी बात जनता के प्रति मनवाने में उतनी समस्याएं नहीं आती हैं। इसलिए यहाँ पर योग्यता के साथ साथ अनुभव और लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। ये संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा गुण है। तीसरा गुण है जनता के प्रति उत्तरदायी की भावना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनता के प्रति। अर्थात इस शासन प्रणाली में जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि का मतलब एमपी, सांसद जो होते हैं, ये सांसद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहते हैं ना, लोकतंत्र में जो प्रमुख शक्ति होती है वो जनता के हाथों में ही होती है, जनता में ही निहित होता है। अर्थात जनता ही अपने प्रतिनिधि को क्या करती है? चुनती है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही विधायिका में बैठते हैं। तो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं? विधायिका में, व्यवस्थापिका में बैठते हैं। और ये विधायिका के जो मेंबर होते हैं वो सरकार से क्या करते हैं? सवाल जवाब करते हैं। भाई सरकार जो भी काम कर रही है देश में, वो काम देश के हित के लिए कितना जरूरी है या उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, तो इस सरकार को समय समय पर विधायिका को जवाब देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। अगर विधायिका को कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नजर आ रही है तो विधायिका सरकार से या मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से या मंत्रीगण से सवाल पूछती है, और ये सवालों के जवाब सरकार को देना अनिवार्य होते हैं। अगर सरकार जवाब नहीं देगी अपने कार्यों का, तो इस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और सरकार के बीच में सामंजस्य कमजोर हो जाएगा, और इस सामंजस्य के कमजोर होने से विधायिका सरकार को भंग भी कर सकती है। यहाँ पर बहुमत जरूर है, लेकिन अगर विधायिका चाहे तो विधायिका सरकार को अपने कर्तव्यों को सही तरीके से ना करने के कारण यहाँ पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, हमेशा जो सांसद होते हैं, हमेशा जो सरकार होती है वो जनता के प्रति क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। ये तीसरा गुण था। चौथा गुण है अवसर अनुकूलन। अवसर अनुकूलन, दोस्तों इसका मतलब ये है, अवसर मतलब जिसको मौका दिया जा रहा है। तो इस शासन प्रणाली में मौके जल्दी जल्दी आते हैं। मौके जल्दी जल्दी आने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस शासन प्रणाली में अगर वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं जिन परिस्थितियों को वर्तमान की सरकार या वर्तमान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता है, तब ऐसी परिस्थितियों में उस सरकार को या उस प्राइम मिनिस्टर के स्थान पर किसी और व्यक्ति को मौका दिया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल भी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब चल रहा था तो ब्रिटेन में जो उस समय वर्तमान के जो प्रधानमंत्री थे वो उन प्रधानमंत्री के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया था। मुझे प्रधानमंत्री का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाँ जरूर याद है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो प्रधानमंत्री थे उनके स्थान पर चर्चिल साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया था उस सिचुएशन को ठीक तरीके से ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर अवसर के अनुसार, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार अवसर दिया जा सकता है, आसानी से मौका मिल सकता है। अगली है राजनीतिक शिक्षा। अगला गुण है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक शिक्षा, मैं आपको उन प्रधानमंत्री का नाम भी बता सकता हूँ थोड़ा सा। राजनीतिक शिक्षा उनका नाम है, जो ऑप्शन था मैं आपको बता दूं साथ में।
चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ ये, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। राजनीतिक शिक्षा में तात्पर्य है कि इस संसदीय शासन प्रणाली में ये जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका या जो विधायिका जिसे कहते हैं, ये विधायिका, इसके माध्यम से जनता को अपनी वर्तमान की सरकार को समझने में, अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में एक बहुत ही अच्छी पाठशाला कहा जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली एक राजनीतिक पाठशाला होती है जनता के लिए। कैसे पाठशाला का मतलब जहाँ पर हम सब कुछ सीखते हैं, है ना, धीरे धीरे सब कुछ जानते हैं उस व्यवस्था के बारे में। तो जैसे ये समझिए कि विधायिका अर्थात संसद और दूसरा हो गया पक्ष सरकार का, सरकार मतलब कार्यपालिका। तो सरकार को अपने कामों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो कहाँ देनी होती है? संसद में। विधायिका अर्थात संसद में सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, और जब दोनों के बीच में वाद संवाद होता है, दोनों के बीच में सवाल जवाब होते हैं, इस सवाल जवाब की परिस्थितियों में इन सिचुएशंस को जनता भली भांति क्या करती है? देखती है और जनता समझती है कि सरकार क्या काम कर रही है, सरकार कैसे कर रही है, विधायिका कैसे क्या कर रही है, दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनते हैं। इन सभी बातों को जनता प्रत्यक्ष रूप से देख सकती है, समझ सकती है और राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक परिस्थितियों को आसानी से समझ सकती है। तो इसलिए इस शासन प्रणाली में राजनीतिक शिक्षा जैसी व्यवस्था पाई जाती है, जिससे जनता राजनीतिक परिस्थितियों को, राजनीतिक शिक्षा का ज्ञान आसानी से ले सकती है। फिर अगला गुण है निरंकुशता का अभाव। इस शासन प्रणाली में निरंकुशता नहीं आ पाती है। निरंकुशता का अभाव, भाई निरंकुशता का मतलब हिटलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तानाशाही जिसे कहते हैं, है ना। तो इस शासन प्रणाली में तानाशाही जैसी प्रवृत्ति जो है वो जल्दी आने नहीं पाती है, या बहुत ही मुश्किल है इस व्यवस्था में तानाशाही प्रवृत्ति का आना, निरंकुशता का आना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इस शासन प्रणाली में जनता ही क्या होती है? सर्वोपरि होती है। जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुना जाता है, जनता के ही मेंबर क्या होते हैं? सरकार बनाते हैं, जनता के अकॉर्डिंग ही लोकसभा में मेंबर चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर काम जनता के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और मैंने कहा भी था आपको कि जनता के प्रति सरकार जो होती है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। और अगर इसको संवैधानिक भाषा में कहा जाए तो ये है विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? सरकार। तो सरकार या कार्यपालिका अगर किसी भी प्रकार से अपने आप को निरंकुश करना चाहेगी या ऐसे कुछ काम करती है जिससे वो उसकी तानाशाही बढ़ती जा रही है, और तब ऐसी परिस्थितियों में विधायिका उसके खिलाफ क्या कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है विधायिका में। और विधायिका अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि इस सरकार वर्तमान सरकार का भंग हो जाना, इस सरकार का गिर जाना और नई सरकार का वापस आ जाना। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में अगर कोई भी निरंकुशता जैसा भाव आता है, कोई भी सरकार ऐसे काम करती है जो देश के लिए कठोर हो जाता है या सही नहीं होता है, पब्लिक उसको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो पब्लिक उसको हटा सकती है। और फिर नेक्स्ट है प्रत्यारोप की आशंका कम होती है। की आशंका कम होती है। प्रत्यारोप का मतलब होता है रेसिस्टेंस, एक प्रकार से रुकावट। इस प्रणाली में जो सरकार होती है, उस सरकार को अपना काम करने में रुकावटें बहुत कम आती हैं। वो अपना काम करने के लिए बहुत ही फ्री टाइप की होती है। मतलब जैसे हर चीज़ यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका से जुड़ी है दोस्तों। विधायिका और कार्यपालिका से ही समझेंगे यहाँ पर। भाई विधायिका का मतलब संसद होता है ना, और संसद ही सारे कानून बनाती है, और इन कानूनों को फॉलो कौन करता है? इन कानूनों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। अर्थात और ये भी जानते हैं आप कि कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है? विधायिका से। कार्यपालिका के मैक्सिमम मेंबर्स, विधायिका में जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं उसके मेंबर होते हैं, कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। अर्थात कार्यपालिका के जो कार्यपालिका जो काम करना चाहती है उसका सपोर्ट करने के लिए, उसका सपोर्ट कार्यपालिका को अपना काम करने के लिए किसका सपोर्ट चाहिए? विधायिका का सपोर्ट चाहिए। तो विधायिका सपोर्ट कार्यपालिका का यहाँ करती है। क्यों करती है?
क्योंकि इस विधायिका में जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो मैक्सिमम मेंबर किसके होते हैं, सरकार पक्ष दल के होते हैं। अर्थात जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी के मैक्सिमम मेंबर कहाँ होते हैं, विधायिका में। तो विधायिका जनरली कार्यपालिका को या सरकार के कार्यों के प्रति सपोर्ट करती रहती है, जिससे सरकार को देश हित के लिए काम करने में ज़्यादा दिक्कतें या गतिरोध की आवश्यक परिस्थितियाँ नहीं आ पाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि 300+ विधायिका में लोकसभा में मेंबर किसके हैं, बीजेपी के हैं। तो 300 मेंबर्स जब अकेले लोकसभा में बीजेपी के हैं और सरकार भी बीजेपी की है, तो सरकार जो काम करना चाहेगी तो लोकसभा उसके काम में रुकावट जल्दी नहीं लेकर आएगी। अर्थात सरकार आसानी से कोई भी कानून पारित करवा सकती है देश को चलाने के लिए, देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। जैसे मोदी जी वर्तमान में धड़ल्ले से कानून बनाते जा रहे हैं, है ना। इसका रीज़न क्या है, धड़ल्ले का मतलब क्यों है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात सरकार के कामों में विधायिका भरपूर तरीके से सहयोग करती जा रही है, पर गतिरोध जैसी परिस्थितियाँ नहीं आ रही हैं। फिर अगला है विरोधी दल का महत्व। यहाँ पर विरोधी दल, विपक्षी दल का भी महत्व होता है। पोजीशन की भी बहुत ही अच्छी खासी पोजीशन होती है यहाँ पर। विरोधी दल का महत्व, विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है यहाँ पर। यहाँ पर विपक्षी दल, सबसे पहले आपको ये शॉर्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूँ कि विपक्षी दल जो होता है, यहाँ पर सदन में विपक्ष का एक अपोजिशन की एक खास पहचान होती है। और अपोजिशन में तो बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय संविधान में विपक्षी एक, जिसे कहते हैं अपन विपक्ष को मान्यता देना। ठीक है, तो विपक्ष की मान्यता हमारे भारतीय संविधान में उसी को दी जाती है जिस दल ने सबसे ज़्यादा विपक्ष में या तो सीटें प्राप्त की हों, साथ में सबसे ज़्यादा के साथ साथ उस दल ने कुल सीटों का 1/10 सीटें कम से कम उसने जीती हों। तो जिस पार्टी ने कम से कम 1/10 सीटें जीती होंगी उसी को विपक्ष का महत्व, विपक्षी पार्टी का दर्जा मिलता है और विपक्षी मंत्री बनाने का भी मौका उसे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो विपक्ष होता है, जो विपक्षी मंत्री होता है, जिसे विपक्ष का नेता भी कहते हैं, विपक्ष का नेता, इसका काम क्या होता है कि सरकार के कामों पर हमेशा नज़र रखना। अर्थात सरकार कोई भी काम अगर ऐसे काम करती है जिससे सरकार की जो पार्टी है उसको कुछ अतिरिक्त लाभ मिल रहा हो, जनता को कुछ समस्याएं आने वाली हों, ठीक है, या विपक्ष उसमें और कमजोर हो सकता है, तो अगर कोई भी पार्टी अपने फेवर में पर्सनली कोई फेवर में कोई काम कर रही है, कोई कानून बना रही है, या जो जनता के लिए भी प्रॉब्लमफुल हो सकता है, तो विपक्ष समय समय पर उस कार्य का विरोध करेगा और विपक्ष के इस विरोध से जनता भी अवेयर होगी और सरकार के वर्तमान कार्यों के बारे में जानेगी कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो विपक्ष यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिससे सरकार अपने मन मर्जी मुताबिक कोई काम ना कर पाए, जिससे जनता को या पब्लिक को तकलीफ हो। तो विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार की गलतियों को उजागर करना और सरकार को गलतियां करने से रोकना। ये विपक्ष के नेता का एक काम होता है। ये विरोधी दल का महत्व संसदीय शासन प्रणाली का अंग है। फिर नेक्स्ट है लोकतंत्री सिद्धांत का महत्व। लोकतंत्री सिद्धांत का महत्व, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भारत है या कोई भी देश जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, वो लोकतंत्र है अगर, तो उस लोकतंत्र में सारे काम जनता को देखते हुए किए जाते हैं, है ना। चाहे सरकार हो या सरकार के अंदर में काम करने वाले जो प्रशासक हो, तो भाई प्रशासक जो काम करता है, जैसे प्रशासक का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जो IAS वगैरह होते हैं, ये जो काम करते हैं ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सरकार के अंतर्गत रहकर काम करते हैं। तो यहाँ पर चाहे प्रशासक हो चाहे सरकार हो, ये जो भी काम करते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। और इनका मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो जनता के हित में रहकर के काम करें, और जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कानून बना रहे हैं, जो भी कानून लागू कर रहे हैं, उसके बारे में जनता जाने
और जनता जान करके जनता से उसके बारे में फीडबैक भी हम लें। तो यहाँ पर हर काम में जनता से संबंध हमारा बना रहे, जनता और हमारे बीच में कॉर्पोरेट सहयोग बना रहे। अगर यहाँ पर इनके द्वारा अगर कोई भी गलतियाँ की जाती हैं, कोई भी कमियाँ की जाती हैं, तो जनता को इनसे सवाल पूछने का अधिकार होता है और ये जनता को उत्तर देने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था इस प्रणाली में बनी होती है और यही इस प्रणाली का लोकतंत्री सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने कुछ खास संसदीय शासन प्रणाली के गुणों के बारे में बताया है। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला था कि संसदीय शासन प्रणाली में जो अवसर अनुकूलता होती है, उस अवसर अनुकूलता का एक एग्जाम्पल ब्रिटेन में जो देखा गया था, वो ब्रिटेन में जो देखा गया है वो था आपका, वो परिस्थितियाँ देखी गई थी। हाँ, वो परिस्थितियाँ देखी गई थी इंग्लैंड में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एस्क्विथ प्रधानमंत्री थे और एस्क्विथ के स्थान पर लॉयड जॉर्ज प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ, चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यहाँ पर सरकार गिराने से मतलब नहीं, यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को अवसर दिया जा सकता है देश की व्यवस्था को संभालने के लिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही पाई जाती हैं और ये संसदीय शासन प्रणाली के गुण हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में संसदीय शासन प्रणाली को विस्तार से बताया और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताया। आज मैंने आपको संसदीय शासन प्रणाली के गुणों के बारे में बताया और इसके बाद हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली में हमें जो और जानना है वो है संसदीय शासन प्रणाली के दोष, अर्थात इसकी कमियां क्या है। दोस्तों, कमियों को जानने के लिए आपको हमारा अगला लेक्चर देखना होगा, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो ज़रूर हमारे मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी हम आपको अगले लेक्चर में संसदीय शासन प्रणाली के दोषों से अवगत कराएंगे और इसके साथ साथ इसके अपोजिट में जो मैंने बताया था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से चर्चा करूँगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।